Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. I am Anjus Kalani. I am good. I hope you all are good. तो चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का लेसन पोएट एंड पैनकेक। और इस लेसन के ऑथर कौन है? इस लेसन के ऑथर हैं अशोका मित्रन। याद रखना है आपको इस लेसन के ऑथर का नेम, इस लेसन के ऑथर का नाम है अशोका मित्रन। राइट, आपको ये चीज याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसकी पहले हम कुछ देखते हैं, इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अपने चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सो हम फोकस करेंगे इस चैप्टर के कैरेक्टर्स और इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको हम इंट्रोडक्शन में इसकी उनको समझेंगे, उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को। जेमिनी स्टूडियो, पहले तो हम देखते हैं कि जेमिनी स्टूडियो की इंट्रोडक्शन क्या है, ये कहाँ पर था, उसके बाद इसके हम अदर कैरेक्टर्स को भी समझेंगे। चलिए, जेमिनी स्टूडियोज वाज वन ऑफ द इंडियाज पायनियर मूवी फैक्ट्री। जो जेमिनी स्टूडियो था ये क्या था? सबसे पहला इंडिया की जो मूवी फैक्ट्री थी वो था जेमिनी स्टूडियो। सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे चेन्नई, ओन्ड बाय SS Vasan and worked by over 600 staff, the GS made movies for Tamil Nadu and other southern Indian states. Pancake was the makeup material used by the GS. प्रेजेंट डे में ये कहाँ पर सिचुएटेड है? चेन्नई में सिचुएटेड है। और इसके ऑनर कौन थे उस वक्त? SS वासन थे। और यहाँ पर कितने स्टाफ मेंबर थे? 600 स्टाफ मेंबर्स थे। और ये GS का मतलब है जेमिनी स्टूडियो। और जेमिनी स्टूडियो में कहाँ के लिए मूवीज बनाई जाती थी? तमिलनाडु के लिए और साउथर्न इंडियन स्टेट जो हैं उनकी मूवीज यहाँ पर बनाई जाती थी। और पैनकेक क्या है? पैनकेक क्या है? एक मेकअप ब्रांड है जो यहाँ पर GS में यूज किया जाता था। मींस जेमिनी स्टूडियो में हीरो हीरोइंस के लिए और जो भी अदर कैरेक्टर होते थे मूवी के उनके लिए ये पैनकेक ब्रांड का जो मेकअप मटेरियल था उनके लिए यूज किया जाता था। और नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका। अब हम कैरेक्टर देखते हैं इसका। द ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय वॉज अ ग्रोन अप मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ GS। ग्रोन अप मीन्स वो कोई बॉय नहीं था, वो 40 ईयर का मैन था, बड़ा आदमी था वो। और ये मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था। कहाँ पर? जेमिनी स्टूडियो में। ही वॉज एन इंचार्ज ऑफ क्राउड मेकअप। ही अप्लाइड पैनकेक ऑन देयर फेसेस विद द हेल्प ऑफ अ डिप्ड पेंट ब्रश. And though his job was quite an easy one, the office boy considered himself to be a greatly skilled artist. ऑफिस बॉय को किस चीज़ का इंचार्ज दिया गया था? जो भी मूवी में क्राउड होती थी, मीन्स मूवी के जो अदर कैरेक्टर्स होते थे, हीरो हीरोइन को छोड़कर जो भी विलन या अदर कैरेक्टर होते थे उनका मेकअप किसके द्वारा किया जाता था? ऑफिस बॉय के द्वारा किया जाता था। और ये जो था भर भर के, जैसे हम दीवारों पर पेंट करते हैं तो इसी तरह से ये पेंट ब्रश यूज करके जो भी इनके मेकअप के जो ब्रश होते थे उनको भर भर के जो भी क्राउड होती थी उसके ऊपर यूज करता था। और इसकी जॉब बहुत इजी थी। और ये जो ऑफिस बॉय था ये अपने आप को बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट समझता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है अशोका मित्रन। अशोका मित्रन वॉज वन ऑफ द स्टाफ whose job was to collect information such as news events from newspaper and magazine and to paste them in files. I hope आपको समझ आ गया होगा। अशोका मित्रन ये वही हैं जो इस लेसन के कौन है? जो इस लेसन के ऑथर भी हैं। उनका क्या काम था? वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे कहाँ से? किसी भी इवेंट की, और न्यूज़पेपर और मैगजीन से उनको निकाल कर एक फाइल में पेस्ट करते थे। The other staff considered his job out of place and most of them thought so high of themselves. Here are some of the interesting staff of GS. तो यही इनका काम था, राइट। तो यहाँ के जो भी स्टाफ मेंबर थे
वो इनकी जॉब को मीन्स बेकार की जॉब समझते थे, राइट। और देखते हैं अब इस लेसन के नेक्स्ट कैरेक्टर है कोठामंगलम सुब्बू। कोठामंगलम सुब्बू was another clerk. He was not as educated, as fortunate and as spotted by as the office boy. वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था जितना कि ऑफिस बॉय पढ़ा लिखा था। Yet he reached the top of GS, but फिर भी वो GS जेमिनी स्टूडियो में सबसे टॉप पर था। He was a man of amazing genius. He was able to direct the directors. वो इतना ज़्यादा कैपेबल था कि मूवी को डायरेक्ट करने के लिए वो डायरेक्टर्स को भी डायरेक्ट करता था। इट मीन्स डायरेक्टर्स को भी अपने सजेशन देता था और वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी होते थे। देन ही सजेस्टेड डजन्स ऑफ वेज टू शूट अ सर्टेन सीन व्हेन द डायरेक्ट फेल्ड टू फाइंड वन। वो बहुत सारे वेज सजेस्ट कर देता था किसको, डायरेक्टर्स को। जब डायरेक्टर्स फेल होते थे किसी भी सीन को डायरेक्ट करने में, तो वो उस सीन को डायरेक्ट करने के लिए बहुत सारे वेज भी दिखा देता था। मीन्स इस सीन को ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इस सीन को ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, मीन्स डजन ऑफ सजेशन वो दे देता था। इट मीन्स वो इतना ज़्यादा जीनियस था, वो इतना ज़्यादा कैपेबल था, उसका माइंड बहुत शार्प था। He acted better than the heroes, और he wrote incredible poems. वो हीरोज का रोल भी बहुत अच्छे से प्ले कर लेता था। और इनक्रेडिबल मीन्स बड़ी ही आश्चर्यजनक, राइट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आश्चर्यजनक कविताएं भी वो लिखता था। आश्चर्यजनक वो कविताएं भी लिखता था। दो ही वॉज एबल टू राइट मोर कॉम्प्लिकेटेड वन दैट कुड रेज हिम टू द स्टेटस ऑफ अ ग्रेट पोएट, सुब्बू प्रेफर्ड राइटिंग दैम इन सिंपल तमिल टू एनलाइटन द मेजॉरिटी ऑफ तमिल पीपल। इवन की जो सुब्बू था वो अपने स्टेटस को अच्छा बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कविताएं लिख सकते थे, बट सुब्बू ने क्या प्रेफर किया, सिर्फ जो तमिल लोगों की मेजॉरिटी से रिलेटेड जो कविताएं थी सिंपल लैंग्वेज में, उन्होंने उस लैंग्वेज में कविताओं को लिखने का प्रेफर किया। द वर्ड ऑफ हिज टाइम एंड लेटर नेवर रिकॉग्नाइज्ड सुब्बू एज अ पोएट, yet he was a great unknown poet. The world of his time means कोठामंगलम सुब्बू थे, वो उस टाइम पर जो थे वो एक पोएट ही नहीं थे बल्कि एक ग्रेट पोएट के नाम से वो जाने लगे। Yet he was a great unknown poet. Besides, he supported his far and near relatives, but he had only enemies everywhere because he was very much close to the boss Vasan. वो अपने रिलेटिव्स को, चाहे कोई दूर का है पास का है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव भी थे। तो जो भी 600 का जेमिनी स्टूडियो में स्टाफ था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो जो वासन थे उनके बहुत ज़्यादा क्लोज था। कौन? कोठामंगलम सुब्बू। तो ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड करैक्टर है इस स्टोरी का, ये रियल स्टोरी है। नेक्स्ट है पोएट्स एंड राइटर्स। Gemini Studio had some great poets like Harindranath Chattopadhyay and a few other. Most of the insignificant poets considered so great of themselves. Gemini Studio में great poet भी थे जैसे हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी और भी कुछ अन्य भी थे, बट मोस्ट ऑफ द इनसिग्निफिकेंट जो छोटे पोएट्स भी थे वो अपने आप को ग्रेट समझते थे, महान समझते थे। They had no great talent, no great creativity, no political views, yet they assumed the air of the greatest poets, wasting Vasan's money and time. जो लोग अपने आप को ग्रेट मानते थे उनके पास कोई ग्रेट टैलेंट नहीं था, कोई ग्रेट क्रिएटिविटी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल व्यूज नहीं थे, फिर भी वो अपने आप को ग्रेट मानते थे और वासन के पैसे और टाइम को वेस्ट करते थे। They believed गांधी जी to be the last word of politics. इस लाइन का क्या मतलब है कि वो गांधी जी में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। इट मीन्स कि वो गांधी जी की पॉलिसीज में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। जैसे गांधी जी खादी पहनते थे तो वो भी खादी पहनते थे, और उनके लिए क्या था, पॉलिटिकल का मतलब सिर्फ गांधी जी के शब्द थे। गांधी जी ने जो कहा है
तो वही उनके लिए पॉलिटिकल व्यूज थे। क्या, जो भी गांधी जी के शब्द थे वही उनके लिए पॉलिटिकल व्यूज थे। तो वो गांधी जी में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। कौन? ये पोएट्स और राइटर्स। एंड हैड डेवलप्ड एन अवर्जन टू कम्युनिज्म। अवर्जन का मतलब होता है घृणा, घृणा, और उनके मन में घृणा पैदा हो गई थी किसके लिए? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद। उनके मन में साम्यवाद के लिए क्या थी? घृणा थी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिज्म एंड एमआरए। पहले हम देख लेते हैं कम्युनिज्म का क्या मतलब होता है। कम्युनिज्म, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद का मतलब है कि सभी को समानता का अधिकार। मीन्स कोई भी ऐसा उद्योग, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, बल्कि सभी का अधिकार होना चाहिए। या तो वो गवर्नमेंट के अधिकार में होनी चाहिए ताकि सभी को समानता का अधिकार मिले, उसे कहा जाता है कम्युनिज्म। एंड एमआरए देखते हैं। कम्युनिज्म वाज अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर दैट वाज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली इन एशियन कंट्रीज। जो कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर था जो कहाँ पर स्प्रेड हुआ था? पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली एशियन कंट्रीज में। Communism preached equality of people and abolition of poverty and class divisions while it discouraged private ownership। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कम्युनिज्म होता है ये प्राइवेट ओनरशिप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। मीन्स किसी एक व्यक्ति के पास कोई उद्योग या कोई इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए, या तो वो गवर्नमेंट के पास हो ताकि सभी लोगों का अधिकार हो। तो यहाँ पे कम्युनिज्म जो था उसने क्या सिखाया, क्या बताया? इससे इक्वालिटी आई लोगों के बीच में, और क्या खत्म हुआ? पॉवर्टी खत्म हुई, और क्लास डिवीजन जो थी वो भी अच्छी हुई, क्लास डिविजन्स भी। और इसने किस चीज को डिस्करेज किया? प्राइवेट ओनरशिप को साम्यवाद ने डिस्करेज किया। बट कम्युनिज्म वॉन अ नेगेटिव इंप्रेशन ड्यू टू द कैपिटलिस्टिक कंट्रीज सच एज अमेरिका। क्योंकि जो अमेरिका था वहां पे कैपिटलिस्टिक मीन्स पूंजीवादी लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, तो उन्होंने तो इंडस्ट्रीज चलानी ही थी। राइट, तो यहाँ पर जो था वहां पर कम्युनिज्म क्या हो गया? वहां पर जीत गया। राइट, कहाँ पर? अमेरिका में। आगे देखते हैं एमआरए। एमआरए क्या है? एमआरए है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। was an international team of actor and actresses that spread anti-communist feelings throughout the world। ये क्या थी? एमआरए जो थी ये इंटरनेशनल टीम थी। मीन्स बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पर इस टीम में लोग थे, और वो कौन थे? एक्टर थे और एक्ट्रेसेस थी। और ये क्या करते थे? ये स्प्रेड करते थे, क्या फैलाते थे? ये एंटी कम्युनिस्ट फीलिंग फैलाते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड से लोग थे। ये बहुत बड़ी एक टीम थी। किसकी? क्या था इसका नाम? मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। देन द एमआरए केम टू चेन्नई एंड सॉ हाउ इन्फ्लुएंशियल वाज जेमिनी स्टूडियो इन द साउथ ऑफ इंडिया। जब ये चेन्नई आए तो इन्होंने देखा कि जेमिनी स्टूडियो जो था वो साउथ इंडिया में कितना प्रभावशाली है। द टीम गॉट परमिशन फ्रॉम वासन टू स्टेज देयर प्लेज। Vasan was only happy to give them permission because he hoped that his staff would get inspiration from the international team। वो किस लिए खुश हुए? कि उनको लगा कि उनकी टीम को कुछ प्रभावशाली सीखने को मिलेगा। But little did Vasan know of their intention। बट जल्दी ही उनको क्या पता चल गया? वासन को उनकी इंटेंशन का पता चल गया। MRA staged their plays with hidden anti-communistic message and went away, and it was yet after some time that Watson realized that he had been fooled। और MRA जो थे मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जो थी, इन्होंने क्या किया? अपने प्लेस जो थे वो एंटी कम्युनिस्टिक मैसेज के साथ प्ले किए। कहाँ पर? जेमिनी स्टूडियो में। और फिर वहां से चले गए, और बहुत देर बाद वासन को रियलाइज हुआ कि वो लोग उनको मूर्ख बना चुके हैं। तो ये था कम्युनिज्म एंड एमआरए। नेक्स्ट इज स्टीफन स्पेंडर। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज
Stephen Spender. Anyway, Stephen Spender was once a prominent communist editor. कौन थे ये? Prominent communist editor थे and poet from England. और कहाँ के poet थे? इंग्लैंड के poet थे. Came to the studio and gave his speech. वो studio आए और उन्होंने अपनी speech दी. His lecture was about communism on one side and about his struggle to establish as poet on the other. उन्होंने किस किस बारे में लेक्चर दिया? उन्होंने कम्युनिज्म के बारे में लेक्चर दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्होंने अपना स्ट्रगल बताया. किसके लिए? जो उन्होंने पोएट बनने के लिए अपना स्ट्रगल किया उसके बारे में बताया. Whatever he speaks was great. जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत ग्रेट था, एक्साइटिंग एंड इंस्पायरिंग, बट नो यूज because his accent was so terrible that none of the Gemini staff could clearly understand what Spender had spoken. But जो कुछ उन्होंने बोला वो ग्रेट था, एक्साइटिंग भी था और इंस्पायरिंग भी था, बट उसका कोई यूज नहीं था क्योंकि उनका जो एक्सेंट था वो इतना टेरिबल था कि जेमिनी स्टूडियो का कोई भी पर्सन उस चीज को क्लियरली समझ नहीं पाया कि स्पेंडर क्या बोलकर गए. They fell into shame for not being able to understand the poet and wished not to meet him again. और वो इस बात पे शर्मिंदा थे कि वो कुछ समझ नहीं पाए और विश करने लगे कि वो उनसे कभी भी ना मिले. Okay, next is Ashokamitran's meeting with Spender. The lesson ends with two incidents in which Ashokamitran, the author, met Spender not face to face but in two different ways while attempting to send his short story to England to participate in a contest. Ashokamitran happened to read The Encounter, a magazine that had Stephen Spender as its editor. So ये जो लेसन है ये इसका एंड टू इंसिडेंट से होता है जिसमें अशोकामित्रन जो है किससे मिलते हैं? स्टीफन स्पेंडर से मिलते हैं. कैसे? फेस टू फेस नहीं मिलते हैं. कैसे मिलते हैं? जब वो पार्टिसिपेट करते हैं एक कॉन्टेक्स्ट में और उस कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करने का वो प्रयास करते हैं. उस टाइम अशोकामित्रन जो है वो रीड करते हैं एक मैगजीन जिसका नाम है द अनकाउंटर, और उस मैगजीन के एडिटर कौन है? उस मैगजीन के एडिटर हैं स्टीफन स्पेंडर. तो उनकी मुलाकात किससे होती है? स्टीफन स्पेंडर से होती है. किसके थ्रू? बुक के थ्रू. On another occasion, he happened to read the book The God That Failed, an article by Spender. और other occasion, और दूसरी तरफ उनकी मुलाकात कब होती है? जब वो बुक जो एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का क्या नाम है? द गॉड दैट फेल्ड, उसको रीड करते हैं. तो उस पर भी किसकी फोटो है? स्टीफन स्पेंडर की फोटो है. और इसी तरह से उनकी मुलाकात किससे होती है? स्टीफन स्पेंडर से होती है. किसके थ्रू? बुक के थ्रू. तो यही था इस लेसन का टोटल इंट्रोडक्शन. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. First question, how does the author describe the incongruity of an English poet addressing the audience at Gemini Studio? जो हमारे पोएट हैं वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इनकॉग्रेनिटी का मतलब होता है, इनकॉग्रेनिटी का मतलब होता है अयोग्यता. जो हमारे पोएट हैं वो कैसे बताते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं ऑडियंस, जो जेमिनी स्टूडियो की ऑडियंस थी जब उस इंग्लिश पोएट ने एड्रेस किया. किसको? जेमिनी स्टूडियो को जब एड्रेस किया तो उस चीज को ऑथर कैसे डिस्क्राइब करते हैं. चलिए समझते हैं. The audience at the Gemini Studio was not knowledgeable enough to understand the thrills and travels of an English poet, of which the visitor poet editor talked about in his speech. क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो वो समझ नहीं पाए कि जो ये विजिटर आया है पोएट और एक एडिटर भी है वो किसके बारे में वो स्पीच दे रहा है, क्योंकि उसका एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट था. The studio made film for simple people whose limited resources did not provide them with an opportunity to develop a taste of English poetry. अब जो जेमिनी स्टूडियो में फिल्में बनती थी वो सिंपल फिल्में थी, तो वहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज थे ही नहीं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इंग्लिश पोइट्री का जो ये एक्सेंट है उसके टेस्ट को वो समझ पाएँ. उनको ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं था.
द ऑडियंस फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग द पोएट सेड, ऑल द मोर बिकॉज ऑफ द लैटर एक्सेंट। और किस वजह से नहीं समझ पाए, क्योंकि उसका एक्सेंट ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, तो इस वजह से भी वो नहीं समझ पाए। द पोएट एडिटर इन टर्न looked baffled, realizing the utter inappropriateness of his speech being directed to such an audience। और ऊपर से जो एडिटर थे, जो पोएट थे, वो भी बैफल्ड लगे, मीन्स बेचारे वो भी भौचक्के से कह लो या फिर चकित लगे। बैफल्ड का मतलब होता है चकित लगे, ऐसी ऑडियंस को देखकर जो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी जब वो अपना लेक्चर दे रहे थे, तो वो भी क्या लगे, बहुत बैफल्ड, बड़े चकित से लगे ऐसी ऑडियंस को देखकर जिनको वो स्पीच दे रहे थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you understand about the author's literary inclinations from this account, Poets and Pancakes? इसका अर्थ है कि ये जो लेसन है पोएट और पैनकेक, इसके बारे में जो हमारे ऑथर हैं, ये ऑथर हैं, वो क्या समझते हैं, उनकी जो लिटरेरी साहित्य के बारे में जो झुकाव है उसके बारे में आप क्या समझते हो। क्लियर। पोएट और पैनकेक जो चैप्टर है, उस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका साहित्य के बारे में कैसा झुकाव है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। Though the author Ashoka Mitran had a very tedious and unchallenging job at the studios, इवन कि अशोका मित्रन की जो जॉब थी स्टूडियो में वो बहुत ही ज़्यादा अनचैलेंजिंग थी, बहुत ज़्यादा कठिन थी। His interest in literature and writing is apparent in his willingness to participate in the short story contest organized by the British periodical The Encounter। उनका लिटरेचर में और राइटिंग में इंटरेस्ट है, ये हमें कब पता चलता है, जब वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन सी पत्रिका है वो, द एनकाउंटर। जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनका लिटरेचर और राइटिंग में इंटरेस्ट है। Moreover, the author appears to be a keen reader, visiting libraries and buying books on wide-ranging topics whenever he could afford them। और हमें क्या पता चलता है कि जो ऑथर हैं किन रीडर हैं और विजिटिंग लाइब्रेरीज जाते हैं, बुक्स खरीदते हैं, जब कोई व्यापक विषय होते हैं तो वो बुक्स भी खरीदते हैं। The narrative also establishes the fact that the author was one of the most knowledgeable person in Gemini Studio। और हमें क्या पता चलता है कि Gemini Studio में जो ऑथर हैं वो बहुत ज़्यादा knowledgeable हैं, बहुत ज्ञानी हैं। His ideas about how prose writing was not meant for geniuses but for those with patience and perseverance highlights his deep thoughts on literature and creative writing। और उनके क्या आइडियाज थे कि जो प्रोज राइटिंग है, जो ये कविताएं हैं, ये केवल जीनियस लोगों के लिए नहीं है बल्कि उनके लिए है जिनके पास पेशेंस है और जिनके पास प्रिजर्वेंस मीन्स दृढ़ता है, उनके लिए है। और ये जो उनके थॉट्स हैं, इसके बारे में डीप थॉट्स हैं, ये बताते हैं हमें कि वो लिटरेचर और क्रिएटिव राइटिंग में कितने ज़्यादा उनके डीप थॉट्स थे, किसके बारे में, लिटरेचर और क्रिएटिव राइटिंग के बारे में उनके कितने डीप थॉट्स थे, ये हमें पता चलता है। राइट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट जेमिनी स्टूडियो? क्यों वेलकम किया गया एमआरए का जेमिनी स्टूडियो में? फ्रैंक बुचमैन मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी comprising of a group of 200 people belonging to 20 nationalities visited Madras in 1952। जो ये मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, इस रीआर्मामेंट आर्मी में कितनी कंट्री के लोग थे? 20 कंट्रीज के लोग थे। और कितने लोगों का ग्रुप था ये? 200 पीपल का
ग्रुप था और ये कब मद्रास आए? 1952 में। द MRA was seen to be a counter movement to international communism and people at Gemini Studios did not think highly of communism and communists, but Mr. Wasson, the boss at Gemini Studios, was fascinated by the MRA, so they could not have found warmer host than Gemini Studios in India. जो MRA थे वो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, जो MRA था वो क्या करता था, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के मूवमेंट के रूप में उनको देखा गया, उसको वो मीन्स फैला रहा था। एंड पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, और जो पीपल थे, लोग थे जेमिनी स्टूडियो के, डिड नॉट थिंक हाईली ऑफ कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट, वो कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। बट जो मिस्टर वासन थे, बॉस थे कहाँ के, जेमिनी स्टूडियो के, वो आकर्षित थे किसकी तरफ? MRA की तरफ। देन द MRA प्रेजेंटेड 2 plays, Jonatham Valley and The Forgotten Factor, in the most professional manner. 600 people of Gemini Studios saw the play many times. MRA जो थे उन्होंने क्या प्रेजेंट किया? 2 प्ले प्रेजेंट किए जो बहुत फेमस रहे। एक प्ले का नाम है जोनाथम वैली और दूसरे प्ले का नाम है द फॉरगॉटन फैक्टर, और ये बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किए MRA ने। देन और 600 पीपल जो थे जेमिनी स्टूडियो के, उन्होंने इन प्लेस को बार बार देखा। दीज प्लेस कन्वेड सिंपल मैसेज बट देयर सेट एंड कॉस्ट्यूम्स वर ऑफ फर्स्ट रेट। उन्होंने कोई खास नहीं था, उनके मैसेज बिल्कुल सिंपल थे, बट उनके जो कॉस्ट्यूम थे, उनकी जो ड्रेसेस थी वो बहुत अच्छी थी। दे इम्प्रेस्ड बोथ द तमिल ड्रामा कम्युनिटी एंड द जेमिनी स्टूडियोज। उन्होंने किसको इम्प्रेस किया? तमिल ड्रामा कम्युनिटी को और जेमिनी स्टूडियो को बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए वो लोग। एंड द सनराइज एंड द सनसेट scenes of Jonatham Valley continued to be copied for the years to come। और जोनाथम वैली में जो सनराइज और सनसेट का जो सीन दिखाया गया प्ले में, उस सीन को काफी वर्षों तक जो है कॉपी किया गया, लगातार उस सीन को कॉपी किया गया, क्योंकि उन्होंने जोनाथम वैली में सनराइज और सनसेट का जो सीन था वो इन लोगों को जेमिनी स्टूडियो के लोगों को बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने काफ़ी ईयर्स तक इस सीन को कॉपी किया और उसको कंटिन्यू किया। राइट, उस सीन को कॉपी करके उसको काफ़ी सालों तक कंटिन्यू किया। राइट, तो यही थे इस लेसन के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और इस लेसन की इंट्रोडक्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। बट बिफोर लीविंग द वीडियो, अगर आपने अपने इस चैनल गौरी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन बाय।